मैं देख नहीं सकती, पर मेरी शादी हुई है अभी के क्राउन प्रिंस लियू जान से। लियू जान बड़े गरम दिमाग का और मुंहपट है। जब भी मैं चलती हूँ तो वो चिढ़ जाता है और हमेशा बोलता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती। ये सिलसिला तब तक चला जब तक मू लियाओ ने मुझे एक गाइड डॉग लाकर नहीं दे दिया, और बस उसी दिन से लियू जान की जॉब चली गई। उस रात मैंने क्राउन प्रिंस को गुस्से में बड़बड़ाते हुए सुना, लानत है, देने के लिए इतनी सारी चीजें थी, पर उसने एक कुत्ता भेज दिया। अब उसके पास कुत्ता है तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। और तू अपनी पूंछ क्यों हिला रहा है? उसका कुत्ता बनना तो वो किस्मत है जो मैं कितने सालों से मांग रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह छीनने की? एन, मैं जन्म से ही देख नहीं सकती। कई सालों के इलाज के बाद भी मुझे बस धुंधली परछाइयां ही दिखती थी। मेरे डैड बचपन से मेरे लिए पैसे जमा कर रहे थे। मिट्टी के गुल्लक में एक एक करके तांबे के सिक्के डालते थे। वो कहते थे, आची डरना मत, डैड तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे जमा करेंगे। बाद में उन्हें लगा कि ये बहुत स्लो है तो उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा। वो घर के पास रहने वाले अंकल लियू के साथ तलवार उठाकर ताइला जंग के लिए निकल गए। 7 साल बाद जमाना बदल गया। अंकल लियू नए एम्परर बन गए और मेरे डैड को भी उनकी वफादारी का इनाम मिला। उन्हें एक बड़ा ऑफिशियल बना दिया गया। एक पार्टी में एम्परर ने मेरे डैड का हाथ पकड़ा। दोनों मर्द एक दूसरे को देखकर पुराने दिन याद करने लगे और फिर गले लगकर रोने लगे। जब शराब ज्यादा हो गई तो एम्परर ने मेरे डैड के कंधे पर थपकी दी, मेरे भाई जो मांगना है मांग लो, तुम्हारा ये भाई सब कुछ देगा। मेरे डैड ने नशे की हालत में रोते हुए कहा, मेरी बेटी का अभी तक कोई रिश्ता नहीं हुआ है योर मैजेस्टी। बाद में पता चला कि वो बहुत पछताए थे, क्योंकि वो तो बस मेरे लिए एक प्रिंसेस का टाइटल मांगना चाहते थे ताकि बाद में कोई अच्छा लड़का देखकर उसे घर जमाई बना लेते। पर किसे पता था कि एम्परर इतने दिलेर निकलेंगे। उन्होंने तुरंत फैसला सुना दिया, आची एक अच्छी लड़की है। उन्होंने एक हाथ हिलाया और अपने बेटे को ही मेरे लिए दे दिया। सारे ऑफिशियल्स शॉक में थे। किसी की आंखें फटी रह गईं, कोई खांसने का नाटक करने लगा। सब मना कर रहे थे। एम्परर एक पल के लिए चुप हुए, फिर उन्हें याद आया, ओह क्राउन प्रिंस घर जमाई तो नहीं बन सकता। और बस मैं ऐसे ही कंफ्यूजन में क्राउन प्रिंसेस बन गई। अगले दिन हम आशीर्वाद लेने के लिए पैलेस गए। एम्परर अपनी स्टडी में पेपर्स चेक कर रहे थे। उन्होंने हमें बहुत सारे सिल्क के कपड़े और ज्वेलरी दी। लियू जान बोला कि महारानी हमें याद कर रही हैं, इसलिए हमें फेंगई पैलेस चलना चाहिए। वहाँ का रास्ता बहुत लंबा था और चारों तरफ एकदम शांति थी। मैंने नौकरानी का हाथ पकड़ा हुआ था। मेरी उंगलियां टेंशन में थोड़ी कांप रही थी। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और जब डैड लड़ाई पर गए तो उन्होंने मुझे लियू फैमिली के भरोसे छोड़ दिया था। इन कई सालों में जिसने मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखा वो थी आंटी लुई, यानी आज की महारानी। आंटी लुई एक कमाल की औरत है। लियू फैमिली अगर आज राज कर रही है तो उनके शार्प प्लान्स के बिना ये मुमकिन नहीं था। वो बहुत स्मार्ट और दूर की सोचने वाली है, इसलिए मुझे लगा था कि वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होंगी। क्राउन प्रिंसेस बनना कोई मजाक नहीं है और मैं जो देख भी नहीं सकती, ये जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। ये सब तो एम्परर के नशे की वजह से हुआ था। ये बिल्कुल भी सही मैच नहीं था। आंटी लुई दिल ही दिल में बहुत डिसअपॉइंटेड होंगी। मैं जितना सोच रही थी मेरा दिल उतना ही डूब रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन भी उबड़ खाबड़ हो गई है। बस एक पल के लिए मेरा ध्यान भटका और मैं आगे की तरफ लड़खड़ा गई। उई, नौकरानी चिल्लाई, पर वो मुझे पकड़ नहीं पाई। तभी साइड से एक हाथ आया और उसने मेरी बाह पकड़ ली। बस इतना चलना भी नहीं आता तुम्हें? ये लियू जान की आवाज थी। उसने नौकरानियों को वहाँ से भेज दिया और मेरा हाथ खुद पकड़ लिया। पैलेस के रास्ते बहुत लंबे थे। लियू जान की हथेली बहुत गर्म थी। वो मुझे एक एक कदम करके ले जा रहा था। फेंगई पैलेस पहुँचते ही आंटी लुई ने लियू जान को अंदर के कमरे में बुला लिया। मैं बाहर हॉल में बैठकर धीरे धीरे मिठाई का एक टुकड़ा चबा रही थी। अंदर से लोगों की हल्की हल्की बातें करने की आवाज आ रही थी। कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक बार लियू जान की आवाज थोड़ी तेज हुई जब उसने शर्म और झुंझलाहट में अपनी माँ को पुकारा। मिठाई इतनी मीठी थी कि मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से चाय पी। सारी नौकरानियां एकदम चुप थीं। बस कप प्लेट की हल्की सी आवाज आ रही थी। काफी देर बाद कदमों की आवाज आई। लियू जान बाहर आया। एक हल्की सी हवा चली। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी कुर्सी के हत्थे पर एक बार नॉक किया। आंटी लुई की नौकरानी ने स्माइल करके मुझे अंदर आने का इशारा किया। अंदर वही ठंडी शांत खुशबू थी जो आंटी लुई को पसंद है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया। ची, उनकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि अपने पति को कैसे हैंडल करना है। मैं शॉक में थी। ये तो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने सोचा था। वो बोली, मर्द लोग ना जिद्दी होते हैं, उन पर हमेशा जोर नहीं चला सकते। नॉर्मल दिनों में अपने फायदे के लिए उन्हें थोड़ा सिर पर चढ़ाना भी पड़ता है, लेकिन जब रूल्स सेट करने हो तो दिल नरम मत करना। अगर वो अकड़ दिखाए तो तुम उससे ज्यादा अकड़ दिखाना। अगर वो बुरी तरह बिहेव करे तो उसे इग्नोर कर देना। उसे मीठा ज्यादा मत देना। ज्यादा मिल जाए तो वो उसकी कद्र नहीं करेगा। उसे ये पता चलना चाहिए कि तुम्हारी अच्छाई कोई फोकट की चीज नहीं है। तुम्हारी स्माइल की भी उसे कीमत पता होनी चाहिए। उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर ऐसे टैप कर रही थी जैसे मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हूँ। मैं फेंगई पैलेस से बाहर निकली तो लियू जान बालकनी में पिलर से टिक कर खड़ा था। मुझे बाहर आते देख उसने तिरछी नजर से देखा। माँ ने तुमसे ऐसा क्या बात कर लिया जो इतनी देर लग गई? मैंने गर्दन टेढ़ी करके उसे एक हल्की सी स्माइल दी। माँ मुझे कुछ प्रिंसिपल्स सिखा रही थी। कैसे प्रिंसिपल्स? शादीशुदा जिंदगी जीने के प्रिंसिपल्स। ये सुनते ही लियू जान जोर जोर से खांसने लगा, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। बड़ी मुश्किल से उसने बोला, कुछ ढंग की चीजें भी सीख लिया करो। तीसरे दिन जब दुल्हन घर वापस जाती है, गाड़ी का पर्दा हटा और लियू जान पहले नीचे कूदा, फिर
फिर वो मुड़ा, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे उतरने में हेल्प की। जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, मेरे डैड भागकर हमारी तरफ आए। लिू जान ने गला साज करके उन्हें ग्रीट किया और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे खाने का ऑर्डर देने लगा। डैड, मुझे रेड सॉस में पोर्क रिब्स, 8 ट्रेजर डक, क्रैब मीट बॉल्स, कीमा पोर्क और क्लियर सूप वाली फिश चाहिए। उसने एक सांस में 7-8 डिशेस के नाम ले लिए। सब की सब हमारे घर के शेफ की स्पेशलिटी थी। मेरे डैड जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था तुम ये सब खाना चाहोगे। मैंने लंच तैयार करवा लिया है, टेंशन मत लो। लिू जान की आंखें चमक उठी। ग्रेट डैड, डिनर के लिए मुझे वाइन फ्राइड फिश, ऑयल फ्राइड श्रिम्प, सॉस रोस्टेड लैम्ब और बैम्बू शूट सूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेरे डैड ने एक गहरी सांस ली पर बोले, ठीक है, मिल जाएगा। लिू जान खुश हो गया। थैंक यू डैड। लिू जान सच में कमाल का है। वो एक हाथ से खाना खा रहा था, मुंह से बातें कर रहा था और साथ ही मेरे कटोरे में भी खाना डालता जा रहा था। मेरा कटोरा कभी खाली ही नहीं हुआ। बटेर के लेग्स खत्म होते तो पोर्क बॉल्स आ जाते, वो खत्म होते तो बिना कांटे वाली मछली मेरे कटोरे में होती। मैं तो बस सिर झुकाए खाए जा रही थी। आखिर में जब लिू जान ने देखा कि मैंने अपना सूप भी खत्म कर लिया है तो वो उठा और मुझे भी उठाते हुए बोला, डैड चलिए थोड़ा टहलते हैं, मेरे पास काम है, तुम लोग जाओ। तो लिू जान को मुझे अकेले ही गार्डन में टहलाने के लिए ले जाना पड़ा। वो मुझे बहुत धीरे धीरे चला रहा था और हर मोड़ पर बताता जा रहा था कि कहाँ सीढ़ियाँ हैं, किधर लेफ्ट लेना है और वो वाली साइड एक लॉन है। कुछ देर चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे रुक गया। चारों तरफ शांति थी, बस हवा की आवाज आ रही थी। अचानक उसने एक गहरी सांस ली और प्यार से मेरी बाह पर उंगली से थपथपाया। आची, ओ आची, अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती। आ गया। लिू जान बचपन से ये लाइन बोलता आ रहा है। जब मैं 7 साल की थी तो पहली बार घर से निकली और एक पेड़ से टकरा गई थी। मेरे सिर पर नींबू जितना बड़ा गुमड़ा हो गया था। लिू जान मुंह से तो मुझे बेवकूफ बोल रहा था पर अपने हाथों से बहुत धीरे धीरे दवा लगा रहा था। तब उसने कहा था, अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती। जब मैं 10 साल की थी तो मैं घर के पीछे वाले गार्डन में खो गई थी। वो मुझे ढूंढते हुए आया, मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींच कर वापस ले गया। तब भी उसने यही कहा, अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती। जब ये बार बार होने लगा तो मुझे शक हुआ। मैंने चुपके से आंटी लुई से पूछा, आंटी, जान हमेशा कहता है कि मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकती, ये थोड़ा अजीब नहीं है। आंटी लुई उस वक्त फूल सजा रही थी। उन्होंने बस कामली पूछा, क्या वो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है। मैंने सोचकर सिर हिलाया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। हर बार जब वो ये बोलता है तो उसके बाद वो मेरा और भी अच्छे से ख्याल रखता है, जैसे अपनी बात को सच साबित कर रहा हो। आंटी लुई मुस्कुराईं। उनकी आवाज रिलैक्स्ड थी। उसे बोलने दो, ये बस उसका एक दौरा है, इसका कोई इलाज नहीं है और इलाज की जरूरत भी नहीं है। मैं समझ गई, ये लिू जान की एक पुरानी बीमारी है जो कभी कभी बढ़ जाती है। पर आंटी लुई ने कहा था कि उसे थोड़ा पैम्पर करना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी आवाज को सॉफ्ट बनाकर कहा, हाँ ये तो है, अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती। वो एकदम रुक गया। उसकी उंगलियां जो मेरी बाह पर थीं थोड़ी टाइट हुई और फिर ढीली पड़ गईं। तुम्हें एहसास है, ये अच्छी बात है। उसने बड़बड़ाते हुए बड़ों जैसी आवाज बनाने की एक्टिंग की जिसे सुनकर मुझे हंसी आने वाली थी। वापस जाकर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे खुश करने वाली ट्रिक को पूरा इस्तेमाल करूंगी। लिू जान बोला कि वो मुझे ईस्टर्न पैलेस घुमाएगा। मैंने तुरंत सिर हिलाया और मीठी आवाज में जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो मेरी इस सीधी सादी बात से थोड़ा हैरान रह गया। एक पल के लिए रुका, फिर अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। इसे कसकर पकड़ना, गिर गई तो कोई मदद नहीं करेगा। मैंने धीरे से उसकी उंगलियां दबाई। नहीं छोड़ूंगी। ईस्टर्न पैलेस बहुत बड़ा था। लिू जान मुझे बहुत धीरे धीरे घुमा रहा था। वो चलता जाता और बताता जाता, राइट साइड में मेन हॉल है, मैं वहाँ गेस्ट से मिलता हूँ, काम की बातें करता हूँ, तुम्हें सावधान रहना होगा। आगे लेफ्ट में स्टडी है, अंदर बहुत सारी अलमारियां हैं, तुम यूं ही अंदर मत चली जाना वरना टकरा जाओगी। राइट साइड में गार्डन है, वहाँ मछलियों का तालाब है, फूल लगे हैं। वहाँ एक बालकनी है, उसके ज्यादा पास मत जाना। मेरे सामने बस धुंधली परछाइयां और रंग थे। मैं ध्यान से उसकी आवाज सुन रही थी और अपने दिमाग में एक मैप बना रही थी। वो बहुत डिटेल में बता रहा था किस रास्ते पर क्या रुकावट है, कहाँ पकड़ सकते हो, कहाँ नहीं पकड़ना है, सब कुछ क्लियर कर दिया। जब हम एक बालकनी के कोने पर पहुंचे तो वो रुक गया और मेरा हाथ खींचकर एक जगह टच कराया। ये देखो, ये पिलर है, याद रखना, यहाँ से घूम कर जाना है। मेरी उंगलियों ने ठंडी लकड़ी को छुआ। हम, याद रहेगा। फिर वो मुझे 2-3 कदम और आगे ले गया। ये बालकनी थोड़ी लंबी है, आखिर तक पहुंचने में 1 कप चाय जितना टाइम लगता है। जमीन सीधी है, बस सीधे चलते जाना। बालकनी के नीचे से हवा आ रही थी जिसमें गर्मियों की शुरुआत वाली गर्माहट थी। शांति थी, बस हमारे कदमों और उसकी आवाज थी। कुछ देर चलने के बाद हम एक जगह पहुंचे। वो रुक गया। ये बेडरूम के पीछे एक छोटा सा गार्डन है। सुबह तुम यहाँ ताजी हवा में टहल सकती हो। जमीन फ्लैट है, कोई सीढ़ी नहीं है। राइट में 5 कदम पर एक पत्थर का लैंप है, उससे टकरा मत जाना। मैंने सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे वो एक पल के लिए मुझे देख रहा हो। अचानक उसने पूछा, कितना याद हुआ। मैंने पलकें झपकाई और सच सच बता दिया, लगभग 30%। वो धीरे से हंसा। उसकी आवाज में कोई नाराजगी नहीं थी। उसने मेरी कलाई दबाई और मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो यहाँ हूँ ही। ये टोन तो जानी पहचानी है। लगता है अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती वाली पुरानी बीमारी फिर से शुरू होने वाली है। मैंने तुरंत बहुत सच्ची आवाज में उसे मक्खन लगाया। हाँ, कितनी अच्छी किस्मत है कि आप यहाँ हैं। वो थोड़ा रुका, कुछ बोला नहीं, बस मेरा हाथ पकड़कर चलता रहा। उसकी हथेली थोड़ी और गर्म हो गई थी। लिू जान मुझे 2 और गलियारों से घुमाकर ले गया, किचन की लोकेशन बताई और आखिर में एक चांद के आकार वाले गेट के सामने रुका।
कहा, इसके अंदर तुम अकेले कभी नहीं जाओगी, ये हॉट स्प्रिंग है। ओह। वापस आते हुए उसने और कोई रास्ता नहीं बताया, बस चुपचाप मेरा हाथ पकड़े बेडरूम के दरवाजे तक ले आया। उसने मेरा हाथ छोड़ा, अब खुद चलकर देखो। याद है दरवाजा कहाँ है? मैंने सामने धुंधली लाल परछाई और दूरी को देखा। धीरे धीरे मैंने सावधानी से कदम बढ़ाए। 11 कदम, राइट टर्न, हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियों ने दरवाजे की ठंडी चौखट को छुआ। मिल गया। मैंने राहत की सांस ली और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। देखा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो गया है। वो परछाइयों के बीच खड़ा था, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उतनी भी बेवकूफ नहीं हो। आज ल्यू जान एक पप्पी लेकर आया। बोला कि ये एक गाइड डॉग है जिसे मू लियाओ ने मेरे लिए भेजा है। ये दिखता कैसा है? मैंने सिर उठाकर पूछा। पीले रंग का है, बाल चमकदार है, कान थोड़े झुके हुए हैं और आंखें एकदम काली हैं। उसने बहुत डिटेल में बताया। मू लियाओ ने पूछा है, तुम्हें पसंद आया? मैंने सिर हिलाया। मेरी उंगलियां उसके नरम फ्लफी बालों में धंस गईं। इसका नाम रखो। ल्यू जान ने मेरे हाथ पर हल्के से टैप किया। फुगुई, मैंने झट से बोल दिया। कितना सच्चा नाम है, और लकी भी। ल्यू जान एक पल के लिए चौंका, फिर ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। बढ़िया, आवाज भी अच्छी है और मतलब भी। वो सच में दिल से हंस रहा था, कोई बनावट नहीं थी। आची, तुम नाम रखने में तो जीनियस हो। उसे सच में ये नाम बहुत पसंद आया था। खैर, वो नाम रखने में मुझसे वैसे भी अच्छा नहीं है। फुगुई बहुत स्मार्ट था। कुछ ही दिनों में उसने ईस्टर्न पैलेस के सारे रास्ते याद कर लिए। दरवाजे की चौखट से गुजरते हुए वो रुक जाता, सीढ़ियों पर अपनी स्पीड कम कर लेता। खाने के टाइम पर ल्यू जान को आदत थी अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर कहने की, चलो खाना खाते हैं। पर अब फुगुई भौं की आवाज करता, मेरी स्कर्ट का कोना पकड़ता और मुझे सीधे डाइनिंग रूम ले जाता। ल्यू जान बस हवा में हाथ पकड़ने की कोशिश करता रह जाता। खाना खत्म होने के बाद वो मुझे गार्डन में टहलाने ले जाना चाहता। उसने जैसे ही मुंह खोला, छी, हम लोग। फुगुई अपनी पूंछ गोल गोल घुमाने लगा और अपना सिर मेरे पैरों से रगड़ने लगा, जैसे चलने का सिग्नल दे रहा हो। ल्यू जान के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो पहले की तरह मेरा हाथ पकड़ना चाहता था, पर फुगुई ने अपनी छोटी सी बॉडी से हमारे बीच में आकर उसे ब्लॉक कर दिया। उसकी काली आंखें ल्यू जान को घूर रही थी और पूंछ पंखे की तरह घूम रही थी, जैसे कह रहा हो, रास्ता दिखाने जैसा छोटा मोटा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। सर, उस दिन के बाद से ल्यू जान पूरी तरह से बेरोजगार हो गया। सोने के टाइम पर मैंने फुगुई को कंबल में अपने पास सुला लिया। उसका शरीर गर्म और आरामदायक था। उसके बाल इतने नरम थे कि हाथ फेरने में मजा आ रहा था। फुगुई को सहलाते सहलाते मुझे याद आया कि मेरे बगल में एक और इंसान भी सो रहा है। मैं थोड़ी हिचकिचाई, फिर मुड़कर धीरे से पूछा, अगर आपको ऐतराज है तो मैं फुगुई को साइड वाले कमरे में सुला सकती हूँ। मेरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि बगल की परछाई झटके से उठ बैठी। तुम्हें साइड वाले कमरे में जाने की इजाजत किसने दी है? ल्यू जान की आवाज में हैरानी और गुस्सा भरा था, जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। उसने मेरी गोद में लेटे फुगुई को देखा और दांत पीसते हुए बोला, बिस्तर पर एक और कुत्ता ही तो आ गया है, क्या अब सोया भी नहीं जा सकता? वो बड़बड़ाया, खुद को बिस्तर पर पटका, अपना कंबल खींचा और मेरी तरफ पीट करके लेट गया। थोड़ी देर बाद वो फिर मुड़ा, फुगुई को घूरा और गुस्से में बोला, इसे बाहर की तरफ सुलाओ, बीच में ऐसे घुसकर कैसे सो रहा है? मैंने चुपचाप फुगुई को बिस्तर के किनारे खिसका दिया। मैं सो रही थी, तभी मुझे अपने बगल में हल्की सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे ल्यू जान बाथरूम जाने के लिए उठा हो। मैं करवट लेकर फिर सो गई। पता नहीं कितनी देर हुई होगी। मैंने अपना हाथ बगल की गर्म जगह पर रखा, वो खाली थी। फुगुई कहाँ है? मैं झटके से उठ बैठी, मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने उठकर बैठकर धीरे से फुगुई को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। बस खिड़की के बाहर हवा की आवाज थी। मैं अंदाजे से बिस्तर से नीचे उतरी, नौकरानी को बुलाने ही वाली थी कि जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, मुझे बगल वाले कमरे से एक तेज आवाज सुनाई दी। जब आंखें कमजोर होती हैं तो कान तेज हो जाते हैं। ये तो ल्यू जान की आवाज है। साथ में एक और आदमी की भारी आवाज भी थी। ये तो लॉर्ड जो हैं जो अक्सर आते रहते हैं। लॉर्ड जो पूछ रहे थे, योर हाइनेस, क्या वो गाइड डॉग काम करने में ठीक है? एक पल की खामोशी के बाद ल्यू जान जोर से चिल्लाया, लानत है, देने के लिए इतनी सारी चीजें थी पर उसने एक कुत्ता भेज दिया। मैं डर के मारे बिस्तर का कोना पकड़कर खड़ी हो गई। बगल के कमरे में ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसके पास कुत्ता है तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा? हैं? लॉर्ड जो शायद इस डांट से कंफ्यूज हो गए और एकदम चुप हो गए, पर ल्यू जान का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसके बेचैनी में चलने की आवाज गूंज रही थी। फिर मैंने उसे दांत पीसकर दहाड़ते हुए सुना, और तू अपनी पूंछ क्यों हिला रहा है? हैं? उसका कुत्ता बनना तो वो किस्मत है जो मैं कितने सालों से मांग रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये छीनने की? हैं? ल्यू जान की डांट कमरे में गूंजती रही बिना किसी की परवाह किए। जो शांग, तुम्हारा प्लान क्या है? मैंने तुम्हें उसके लिए कोई खिलौना लाने को कहा था, मेरा रास्ता काटने के लिए नहीं। लॉर्ड जो की आवाज लड़खड़ाई, योर हाइनेस, मैंने तो बस सोचा कि वो कुत्ता स्मार्ट और वफादार है, शायद आपका बोझ थोड़ा कम कर देगा। बोझ कम कर देगा? तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। ल्यू जान और जोर से चिल्लाया। अब उसकी आंखों में बस वही कुत्ता है। वो जितना बोल रहा था उतना ही घबरा रहा था। मुझे उसका हाथ पकड़ने के लिए भी कुत्ते का मूड देखना पड़ता है कि वो इजाजत देगा या नहीं। उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? मैं असली हूँ। मैंने उससे पूरे रीति रिवाज से शादी की है। दरवाजे के चरमराहट की आवाज आई, ल्यू जान, मेरा कुत्ता बनना वो किस्मत है जो आप कई सालों से मांग रहे थे। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। मेरे सामने धुंधली सी दो लोगों की परछाई थी और जमीन पर एक छोटा सा बालों का गोला था जिसकी पूंछ अभी भी हिल रही थी। चारों तरफ कब्रिस्तान जैसी शांति छा गई। मैं चलता हूँ, योर हाइनेस। लॉर्ड जो दीवार के सहारे खिसकते हुए तुरंत वहाँ से निकल गए। दरवाजा धीरे से बंद हो गया।
हाँ, लिू जान ने जोर से थूक निकला। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं। मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने आगे की तरफ एक कदम बढ़ाया, बस एक कदम। लिू जान की नजरें मुझ पर टिक गईं। आची, मरना है क्या? जूते भी नहीं पहने, वो घबराई हुई आवाज में चिल्लाया और तेजी से मेरी तरफ लपका। इससे पहले कि मैं संभल पाती, दुनिया घूम गई। उसने मुझे सीधे अपने कंधे पर उठा लिया। मेरा सिर नीचे लटका हुआ था। लिू जान, मैंने उसकी पीठ पर मारा। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। एक हाथ से मेरे छटपटाते पैरों को कसकर पकड़ा और सिर झुकाए बेडरूम की तरफ चलने लगा। मुझे नीचे उतारो, चुप रहो एकदम। वो तेज और बहुत सधे हुए कदमों से चल रहा था। उसका कंधा मेरे पेट में चुभ रहा था। फूगुई भी खुशी खुशी अपनी पूंछ हिलाता हुआ पीछे पीछे आ रहा था। सारी नौकरानियां सिर झुकाकर साइड हो गईं, पर मुझे उसकी छाती से आती उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बेडरूम तक पहुंचकर उसने मुझे जोर से बिस्तर पर पटक दिया। फूगुई फुर्ती से उछलकर मेरे पैरों के पास आकर लेट गया। लिू जान बिस्तर के सामने खड़ा था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वो एक बार मुझे घूरता, फिर फूगुई को घूरता। आखिर में उसने गुस्से में कहा, सो जाओ, और लाइट बुझा दी। फिर कंबल खींचकर मेरी तरफ पीट करके लेट गया। खुद को सिर से पांव तक ढक लिया। सोने दूंगी? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं घुटनों के बल चलती हुई बिस्तर के अंदर की तरफ गई, करवट ली और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मैंने उसका कंबल खींचने की कोशिश की जो उसने सिर पर ओढ़ रखा था। उसने कंबल को बहुत कसकर पकड़ा था। मैं थोड़ा खींचती, वो जोर से वापस खींच लेता और खुद को और कसकर लपेट लेता। कई बार ये खींचतान चली। मेरा सब्र जवाब देने लगा तो मैंने सीधे उसका चेहरा ही पकड़ लिया। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसकी स्किन को छुआ, लिू जान एकदम स्टैच्यू बन गया। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कंबल झटके से खींच दिया। उसने आंखें फाड़कर मुझे देखा। अंधेरे में भी मैं उसकी धुंधली परछाई से समझ सकती थी कि वो कितना शौक में है। मेरा हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था। मैंने उसके चेहरे के बनावट पर हाथ फेरा और फिर एक हल्का सा थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। आवाज तो आई पर दर्द नहीं हुआ। लिू जान एकदम कंफ्यूज हो गया। आछी, ये तुमने मुझे मारा? फूगुई भी डरकर जाग गया और ऊ करने लगा। तुम इसी लायक हो। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा और कामली पूछा, वो किस्मत वाली बात क्या थी जो तुम बरसों से मांग रहे थे? ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो एकदम चुप हो गया। अंधेरे में मुझे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर तप रहा है। उसकी आंखें मुझे घूरती रहीं। उसका गला ऊपर नीचे हुआ। मुझे लगा था कि वो इतना चिल्लाएगा कि छत हिल जाएगी, पर उसकी आवाज बहुत दबी हुई और टूटी हुई निकली, जैसे कोई हारा हुआ इंसान हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं कर सकता क्या? मैं धीरे धीरे घिसट कर अपनी जगह पर वापस चली गई। बगल की परछाई झटके से हिली। बस इतना ही तो और क्या करूं? मैंने करवट बदली, अपनी तरफ पीठ की और फूगुई को खींच कर सुला लिया। लिू जान झटके से उठ बैठा। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। कुछ बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं पाया। आखिर में उसने खुद को जोर से बिस्तर पर पटका और गुस्से में सांस लेने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली, पर मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लिू जान अपने दिल की बात छुपा नहीं सकता। पहले तो ये बहाना हो सकता था कि हम बचपन से साथ हैं, उसे मेरी देखभाल करने की आदत है, पर शादी, उसके जैसे नेचर वाला इंसान अगर राजी नहीं होता तो अब तक घर सिर पर उठा चुका होता। उस दिन पार्टी में जब रॉयल ऑर्डर आया तो सारे बूढ़े ऑफिशियल्स छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि क्राउन प्रिंसेस का टाइटल कोई मजाक नहीं है। जब मेरे डैड का नशा उतरा तो वो इतने डर गए कि घुटनों पर बैठकर ऑर्डर वापस लेने की भीख मांगने वाले थे, पर लिू जान चुपचाप बैठा रहा जब तक एम्परर ने नहीं पूछा, क्राउन प्रिंस तुम्हारी क्या राय है? तब जाकर वो धीरे धीरे उठा, किसी की तरफ नहीं देखा, बस ऊपर की ओर मुड़ा और छोटा सा जवाब दिया, मंजूर है। और फिर जल्दी से घुटनों पर बैठकर जोर से अपना सिर झुका लिया। जब वो शादी का सामान लेकर आया तो उसके कान एकदम लाल थे। उसने दबी हुई आवाज में मेरे डैड से वादा किया था, मैं आची का अच्छे से ख्याल रखूंगा, पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा। मेरे डैड कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने शायद क्राउन प्रिंस को इतना शर्माते हुए कभी नहीं देखा था। उसके बाद सुहाग रात पर जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। मुझसे बात करते हुए वो हकला रहा था और जब वो बाहर जा रहा था तो अपने ही पैरों में उलझकर गिर गया। फिर भी अकड़ कर बोला, मैं ठीक हूँ। ये छोटी छोटी बातें मुझे सब याद हैं। वो सोचता है कि उसने सब छुपा लिया, पर प्यार कहाँ छुपता है? उसकी सांसें, उसकी आवाज, उसका अंदाज, सब कुछ गड़बड़ था। पर ये किसी नॉवेल जैसा नहीं है कि जैसे ही वो प्यार का इजहार करेगा हम दोनों का दिल तुरंत एक हो जाएगा। मैंने लिू जान के दिल की बात जान ली थी। उसकी वो बेचैन फीलिंग्स जो वो इतने लंबे समय से छुपा रहा था वो भी समझ गई थी। पर मैंने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। मेरी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल थी। आज रात जो हुआ उसे सोचकर हंसी आने के अलावा मुझे कोई खास एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रही थी। अगर सच कहूँ तो ये शायद आदत की वजह से था। बचपन से उसकी आदत हो गई थी। 7 साल की उम्र से लेकर 17 साल तक पूरे 10 साल वो एक ऐसी परछाई की तरह था जो हमेशा चिल्लाता रहता था, जिससे न पीछा छुड़ा सकते थे न अलग हो सकते थे। ये आदत इतनी गहरी हो गई थी कि उसने बाकी सारी फीलिंग्स को दबा दिया था। पसंद, हाँ शायद करती हूँ, पर मेरी ये पसंद उसकी पसंद के जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैंने उसकी तरफ करवट ली। वो अभी भी जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। साफ था कि वो अभी भी चिढ़ा हुआ है। मैंने चुपके से अपनी उंगली हवा में उसकी धुंधली परछाई पर फेरी। ये इंसान, शायद मैं अब इसके बिना नहीं रह सकती। बस ये समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके बिना न रह पाना 10 साल की आदत है या वो बेचैनी है जिसे प्यार कहते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता था। 2 दिन बीत गए। सब कुछ शांत और नॉर्मल था, कम से कम मेरे लिए। पर लिू जान उस रात के बाद से बहुत टेंशन में था।
था। या तो वो देर रात तक अपनी स्टडी में घुसा रहता या सुबह सुबह जल्दी निकल जाता और मुझसे ऐसे रूखेपन से बात करता जैसे मैंने उससे कोई कर्जा ले रखा हो। मैं नॉर्मल बनी रही, टाइम पर खाती, टाइम पर सोती और बड़े आराम से फूगुई के बालों में हाथ फेरती रहती। उस दिन उसके कजिन ने हमें शहर के बाहर शिकार पर बुलाया। मैं तो महल में ही रहना चाहती थी, पर लियू जान नहीं माना। वो जबरदस्ती मुझे खींचकर गाड़ी में बिठा ही दिया। मैं वहाँ जाकर करूंगी भी क्या, वो बोला। घर पर बैठे बैठे तुम पर काई जम जाएगी तो क्या हुआ, काई जमना भी तो अच्छा है। शहर के बाहर शिकार वाली जगह पर लियू जान को उसके रॉयल कजिन्स घुड़सवारी के लिए खींच कर ले गए तो मैं तंबू में चुपचाप बैठी रही। मेरे सामने भुने हुए हिरण का गोश्त रखा था। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। मीट सॉफ्ट था और मसाले भी परफेक्ट थे। बहुत टेस्टी था। पता नहीं मैंने कितने टुकड़े खाए होंगे। तभी अचानक तंबू का पर्दा झटके से खुला। हवा और घास की महक अंदर आ गई। लियू जान वापस आ गया था। वो तेजी से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी परछाई मुझ पर पड़ रही थी। अभी भी खा रही हो? उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी। हम टेस्टी है। मैंने मीट का टुकड़ा पकड़कर सिर उठाया और पलकें झपकाई। उसने हाथ बढ़ाकर प्लेट हटा दी। ज्यादा मीट खाने से गर्मी हो जाएगी और पचेगा भी नहीं। वो मेरे पास कुछ देर खड़ा रहा। उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। उसकी नजरें मेरे कार किया चेहरे पर टिकी थी। वो सीरियस लग रहा था। कुछ देर बाद उसने फुसफुसा कर पूछा, बाहर थोड़ा घूमने चलें? मैं ले चलता हूँ। उसने फिर से जोर देकर पूछा। मैं तुम्हें ले चलूंगा, इतनी दूर आए हैं, चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। गर्मियों की शुरुआत वाली हवा अपने साथ ताजी घास की महक ला रही थी। मेरे सामने सब कुछ रंगों की पट्टियों जैसा था जो तेजी से गुजर रही थी। हरा रंग घास के मैदान का, भूरा रंग जमीन का, बीच बीच में कुछ चमकीले कपड़ों की झलक दिखती, पर कुछ साफ नहीं था। बस स्पीड की वजह से एक धुंध थी। जमीन कांप रही थी और पीछे जा रही थी। मैं घोड़े की मसल्स की हरकत, लियू जान की हार्ट बीट और उसके हाथों की ताकत को महसूस कर सकती थी। अगर डर लगे तो आंखें बंद कर लेना। उसकी आवाज हवा के साथ मिलकर आ रही थी। आंखें बंद करते ही बाकी सेंसेस और भी तेज हो गए। हवा तेज हो गई। मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे। हवा में एक आजादी की खुशबू थी और उसके शरीर से आती साबुन की साथ सूथरी महक। मुझे हवा में हल्की सी मिठास भी महसूस हो रही थी, शायद जंगली फूलों की खुशबू। ऐसा मौका मिलना सच में मुश्किल था। कितनी एक्साइटिंग लाइफ है। घोड़े के दौड़ने की आवाज धीरे धीरे दूर होने लगी। धूल भी कम हो गई। फूलों की खुशबू और तेज हो गई। लियू जान ने लगाम खींचकर घोड़े को धीमा किया। एक मोड़ लिया और रुक गया। पहुंच गए। उसकी आवाज में टेंशन थी। सामने जंगली गुलाबों का एक झुंड है, बहुत सुंदर खिले हैं। वो घोड़े से उतरा और फिर मुझे गोद में उठाकर नीचे उतारा। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े मेरी स्कर्ट फैल गई। घास और फूलों की खुशबू ने मुझे घेर लिया। मैंने एक गहरी सांस ली, कुछ कदम चली और उससे पूछा, तुम अभी अभी सिर्फ मुझे ये जंगली गुलाब दिखाने के लिए वापस गए थे? उसका गला हिला। उसने धीरे से हम में जवाब दिया। उसने मान लिया। मैं एक पल के लिए रुक गई। ये तो उसके जैसा बिहेवियर नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती उसने एक गहरी परसार आवाज में बोलना शुरू कर दिया। आची, उस रात मैंने जो कहा था वो सच था। मैं नशे में नहीं था, न ही पागल था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पहले से पसंद करता हूँ। वो एक पल के लिए रुका, फिर जल्दी जल्दी बोलने लगा। इसीलिए तुम अनजान बनने का नाटक मत करना और न ही ये दिखावा करना कि तुम समझी नहीं। मैं एकदम शॉक में रह गई। इतना डायरेक्ट अटैक, मैं तो हिल भी नहीं पाई। मुझे लगा था कि वो अगले 10-15 दिन और टेंशन में रहेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि जंगली गुलाबों के इस झुंड के पास वो ऐसे कन्फेस कर लेगा कि मेरे गाल गर्म हो जाए। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, जैसे मुझे पता है या तुम चुप हो जाओ, पर एक शब्द भी नहीं निकला। शुक्र है मैं देख नहीं सकती, इसलिए मुझे उसकी वो तेज नजरें नहीं देखनी पड़ रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मेरी बाह पर हाथ रखा। कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं? मैंने ऐसी सिचुएशन कभी फेस नहीं की है। मेरा चेहरा अभी भी तप रहा था। मेरे दिमाग में सब कुछ गूंज रहा था। तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो? तुम मुझे पसंद नहीं करती? ऐसा नहीं है। मैंने अपनी उंगलियां भींची। काफी देर हिम्मत जुटाने के बाद बोली, वो मतलब हे भगवान, मेरे पास शब्द ही नहीं थे। वो कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस छोड़ी। ठीक है, तुम मुझे टॉर्चर ही करो। उसने मुझे पकड़ा और वापस चलने के लिए खींच लिया, दांत भींचे हुए। वापस जाकर लियू जान मुझे जबरदस्ती एक नाटक दिखाने ले गया। कहानी एक गरीब स्कॉलर और एक अमीर सुंदर लड़की की दर्द भरी लव स्टोरी थी। एक गरीब स्कॉलर एक अमीर लड़की से मिलता है। लड़की प्यार में पागल है और लड़का कंफ्यूज। ये उस समय की सबसे हिट लव हेट स्टोरी थी। सुनकर मेरा सिर घूमने लगा। कितना बकवास है। मैंने फूगुई का पंजा पकड़कर बड़बड़ाया, इस स्कॉलर का दिमाग खराब है क्या? इम्तिहान तो देना नहीं है, उल्टे नदी में कूद कर मरने जा रहा है। मेरे बगल से क्रैक की आवाज आई। लियू जान ने गुस्से में अखरोट को पीस डाला था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसने हाथ हिलाकर अगली कहानी शुरू करने का इशारा किया। वो तो और भी बेकार थी। एक अमीर घर की लड़की ने एक गरीब माली के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया और आखिर में सड़क पर मर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा, उसके माँ बाप जो दुकान और जमीन छोड़ गए थे उससे 10 पुश्तें खा सकती थी, तो फिर वो एक ऐसे माली के पीछे क्यों गई जो खुद का पेट भी नहीं पाल सकता था। वो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजरों से घूर रहा था। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं सच में बेवकूफ हूँ या नाटक कर रही हूँ। आखिर में वो कुर्सी पर पीछे टिक गया, अपनी भवें मली और हाथ हिलाकर नाटक मंडली को भगा दिया। छोड़ो भी, भैंस के आगे बीन बजाना है ये तो। आखिरकार आंटी लवी मेरी मदद के लिए आई। उनका मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक दोस्त था जो एक चमत्कारी डॉक्टर को जानता था। आंटी लवी ने उसे कहकर उस डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर एक बूढ़ी औरत थी जो ज्यादा बात नहीं करती थी। उनकी उंगलियां सूखी और गर्म थी। उन्होंने मेरी नब्ज
नब्ज पकड़ी, मेरी पलकें उठाकर देखी और काफी देर तक सोचती रही। फिर धीरे से बोली, शरीर जन्म से ही कमजोर है, नसें ब्लॉक हैं, इलाज मुश्किल है पर हो जाएगा, थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। मैं पहले तुम्हें एक्यूपंक्चर दूंगी ताकि नसों को खोला जा सके और खून का दौरा बढ़े। थोड़ा भारीपन और दर्द महसूस होगा, आपकी मेहरबानी होगी। डॉक्टर, मैंने सिर हिलाया। जब सुई चुभ रही थी तो दर्द तो हो रहा था, पर इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करती, मुझे अपने बगल से सिसकने की आवाज सुनाई दी। लियू जान मेरे बगल में खड़ा था, उसकी भवें ऐसे सिकुड़ी हुई थीं जैसे सुई उसे ही चुभ रही हो। एक और सुई लगी तो उसने जोर से सांस खींची, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुई पर उसने फिर सिसकी ली और उसके आंसू टपक पड़े। जब डॉक्टर सुन सुई लेने के लिए मुड़ी तो मैंने फुसफुसाकर कहा, मैं सच में ठीक हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके आंसू टपकते रहे। आंटी लुई पास में बैठकर चाय पी रही थी। उन्होंने तिरछी नजर से उसे देखा और कप को जोर से खट्टे की आवाज के साथ नीचे रखा। देखो इसकी हरकतें, उन्होंने सपाट आवाज में कहा। जाओ किचन में जाकर दवा देखो। लियू जान ने बहस करने के लिए गर्दन उठाई, पर आंटी लुई ने उसे ऐसी घूरती हुई नजर से देखा कि वो सिकुड़ गया। वो बड़बड़ाता हुआ एक कदम आगे बढ़ाता और 3 बार पीछे मुड़कर देखता। बड़ी मुश्किल से गया। एक्यूपंक्चर खत्म होने के बाद डॉक्टर सुन ने अपना सामान पैक किया। नौकरानियां बाहर चली गईं। कमरे में बस मैं और आंटी लुई बची थी। हवा में जड़ी बूटियों की महक थी। मैंने अपनी उंगलियां भींची। वही कंफ्यूजन फिर से मेरे दिमाग में उभर आया। आंटी, मैं शायद लियू जान को उतना पसंद नहीं करती जितना वो मुझे करता है। ऐसा लगा जैसे आंटी लुई को पहले से ही पता था कि मैं क्या पूछूंगी। उन्होंने धूपदान में राख को कुरेदा और शांत आवाज में बोली, उसकी परवाह मत करो। क्या तुम उससे नफरत करती हो? नहीं आंटी, नफरत तो नहीं करती। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। क्या वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है? नहीं, वो तो बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तो फिर बात खत्म। आंटी लुई ने सिर उठाया। उनकी आंखें साथ थीं। तुम जिसके साथ रहकर कंफर्टेबल महसूस करो, बस वही काफी है। ज्यादा क्यों सोच रही हो? ये बात तो सच थी। जब लियू जान मेरे पास होता है तो मुझे एक सुकून महसूस होता है। आदत हो गई है, पर ये उसके साथ अनफेयर नहीं है। मेरे होंठ सूख गए। मैं उससे सिर्फ अच्छी चीजें ले रही हूँ, पर बदले में उतना ही प्यार नहीं दे पा रही हूँ। ये बहुत बुरा लगता है। आंटी लुई ने मुझे कुछ देर देखा, फिर अचानक हंस पड़ी। ओ मेरी भोली बच्ची, तुम दोनों बस एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही समय से हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर उसे धीरे से थपथपाया। कुछ दिन के लिए फेंगई पैलेस में आकर रहो, थोड़ा अलग हो जाओ। 10 दिन शांति से सोचो। जब थोड़ी दूरी होगी तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो मैं फेंगई पैलेस शिफ्ट हो गई। जब मेरी नौकरानी शाओजू ने लियू जान को बताया तो वो तुरंत चिल्लाने लगा, क्या डॉक्टर सुन को ईस्टर्न पैलेस में नहीं बुलाया जा सकता? आंटी लुई ने बस एक तिरछी नजर उस पर डाली और वो चुप हो गया। पहले दिन वो सुबह सुबह ही आ गया। मेरे आसपास मंडराता रहा। यहाँ कंफर्टेबल हो? फेंगई पैलेस की खुशबू ईस्टर्न पैलेस जितनी अच्छी नहीं है। वो तब तक बक बक करता रहा जब तक आंटी लुई ने उसे डांट कर भगा नहीं दिया। दूसरे दिन वो ब्रेकफास्ट और लंच के लिए आ गया और डिनर के लिए भी रुकने वाला था। आखिर में एम्परर के एक नौकर ने आकर उसे बुलाया, ये कहकर कि फाइलों का पहाड़ क्राउन प्रिंस का इंतजार कर रहा है। तीसरे दिन वो मेरे बगल में आकर बैठ गया। आची, घर कब वापस आओगी? मैंने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। थोड़ी और देर। वो कुछ नहीं बोला। काफी देर तक चुपचाप मेरे बगल में बैठा रहा, फिर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। चौथे दिन वो और चालाक हो गया। फूगुई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, उसने रूखी आवाज में कुत्ते को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये खाना नहीं खा रहा। मैंने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, पर आंटी लुई ने धीरे से उसे ले लिया, अपनी गोद में रखा और उसके बालों को सहलाने लगी। उन्होंने लियू जान की तरफ देखकर कहा, बहुत अच्छा, तो फिर इसे 2 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं, वो आंटी लुई की गोद में फूगुई को बड़ी बेचारगी भरी नजरों से देखने लगा। 5वें दिन सब कुछ शांत था। उसके मॉम डैड ने उसे इतना काम दे दिया था कि वो आ नहीं सका। बस एक नौकर ने आकर एक प्लेट गुई हुआ केक दिए। मैं बालकनी में बैठकर गुई हुआ केक का आखिरी आधा टुकड़ा चबा रही थी। मेरा दिमाग खाली था। बस एक ही ख्याल था, लियू जान क्या कर रहा होगा? क्या वो उन फाइलों को चेक कर रहा होगा? जरूर अपनी भवें सिकोड़कर चिड़चिड़ा चेहरा बनाए होगा, या किसी सलाहकार को पकड़कर वही पुरानी बातें बार बार बोल रहा होगा, या क्या वो भी मुझे याद कर रहा होगा? जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं खुद एक पल के लिए रुक गई। मैं अनजाने में अपनी उंगलियां अपने घुटने पर घुमा रही थी। अचानक मुझसे बैठा नहीं गया। मैं उठी और अंदाजे से महल के अंदर चली गई। आंटी लुई ने मेरे कदमों की आवाज सुनी और सिर उठाया। आंटी, मैं ईस्टर्न पैलेस वापस जाना चाहती हूँ। मैं चुपचाप खड़ी रही है। मेरी आवाज थोड़ी सूखी थी। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस किताब का एक पन्ना पलटा। कागज की हल्की सी आवाज आई। मैंने अपने होंठ काटे और फिर से कहा, मैं अभी वापस जाना चाहती हूँ। आंटी लुई ने किताब नीचे रखी, मेरी तरफ देखा, सोच लिया। मेरा चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। मैंने सिर झुका लिया। मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, बस उससे मिलना है। ठीक है। उनकी आवाज में एक फैसला था। मैं किसी को भेजती हूँ तुम्हें छोड़ने। मैं मुड़ी और बाहर की तरफ चल दी। मेरे कदम थोड़े तेज थे। जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो मुझे पीछे से उनकी आवाज सुनाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, धीरे चलो वरना गिर जाओगी। वो कहीं भागा नहीं जा रहा। मेरा चेहरा और भी ज्यादा गर्म हो गया। उस शाम लियू जान ने खाने में कई और चीजें मंगवाई, सब मेरी फेवरेट। वो मेरे कटोरे में खाना डालता रहा जब तक कि वो एक पहाड़ जैसा नहीं बन गया, पर उसने खुद बस कुछ ही निवाले खाए। बस मुझे देखता रहा। रात में नहाने के बाद हम बिस्तर पर लेट गए। बीच में फूगुई घुसा हुआ था। उसका फ्लफी सिर मेरी ठोड़ी के नीचे था और वो नींद में धीरे धीरे सांस ले रहा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक दूसरे की सांसों और फूगुई के होंठ चाटने की आवाज थी। आ छी। फेंगई पैलेस का बिस्तर ईस्टर्न पैलेस जितना आरामदायक
नहीं है ना? ठीक ठाक है। वहाँ की मिठाई ईस्टर्न पैलेस जितनी टेस्टी नहीं होगी, लगभग वैसी ही है। वो फिर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ करवट ली। मैं महसूस कर सकती थी कि उसकी नजरें मेरे चेहरे पर हैं, थोड़ी बेचैन। वो बस मुझे घूरता रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया। मेरी हार्ट बीट एक पल के लिए रुकी। मैं एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपना हाथ बढ़ाकर फूगुई के छोटे से सिर को धीरे से ढक दिया। फिर मैंने दूरी का अंदाजा लगाया, थोड़ा आगे झुकी, उसके धुंधले चेहरे की तरफ मुड़ी और जल्दी से एक किस कर लिया। मेरे होंठों ने एक गर्म, थोड़ी सूखी सतह को छुआ। लगता है निशाना थोड़ा चूक गया, होंठों के कोने पर लगा। मैं तुरंत पीछे हट गई। मेरा चेहरा और दिल दोनों तप रहे थे। मेरे बगल वाला इंसान एकदम स्टैचू बन गया था। उसकी सांसें रुक गई थीं। पर्दे के अंदर इतनी खामोशी थी कि मोमबत्ती की लौ के चटकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद जैसे उसे अपनी सांस वापस मिली, उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। तुमने मुझे किस क्यों किया? मन किया तो कर दिया। मेरा चेहरा और भी गर्म हो गया। दिल में मैंने सोचा, तुम यही तो चाहते थे, है ना? पर मुंह से मैंने शांत रहने का नाटक किया। ये कहकर मैंने हाथ हटाया, सीधा लेट गई और कंबल को खींचकर अपना आधा चेहरा ढक लिया। उस रात के बाद हमारे रिश्ते के बीच का कागज का पर्दा फट चुका था। वो सीधे सीधे कुछ नहीं बोलता था, पर जब भी कोई आस पास नहीं होता, वो मौके ढूंढकर मेरे बगल में आकर स्टैचू बनकर बैठ जाता और चुप हो जाता। उसकी सांसों में एक उम्मीद छिपी होती जिसे नोटिस करना मुश्किल नहीं था। मैं समझ गई कि ये मेरा इशारा देने का इंतजार है। शुरुआत में मैं सही जगह का अंदाजा नहीं लगा पाती थी। मैं फीलिंग्स के सहारे आगे झुकती, कभी उसकी ठोड़ी पर किस कर लेती, कभी गाल पर, तो वो थोड़ा नाखुश हो जाता। फिर मुझे बेशर्म बनकर सही एंगल ढूंढने के लिए हाथ से अंदाजा लगाना पड़ता। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके होंठों के कोने को छूती, वो और इंतजार नहीं कर पाता और खुद ही झुककर मेरे होंठों पर एक परफेक्ट किस कर देता। बाद में शायद उसे इसकी आदत हो गई। इंतजार करने की बजाय वो अटैक करने लगा। मैं देख तो सकती नहीं थी, इसलिए तैयार भी नहीं हो पाती थी। जब मैं चाय पी रही होती, वो अचानक पास आता और मेरे होंठों पर जल्दी से एक किस कर जाता। पीछे चाय की हल्की सी खुशबू छोड़ जाता। जब मैं खिड़की से टिककर बारिश की आवाज सुन रही होती, वो पीछे से मुझे हक कर लेता और झुककर मेरी गर्दन पर एक गर्म एहसास छोड़ जाता, जिससे मुझे गुदगुदी होती। जब ये बार बार होने लगा तो मुझे उसका पैटर्न समझ आने लगा। जब भी वो पास आता, एक हल्की सी हरकत की आवाज होती और साथ में उसकी खास साफ सुथरी खुशबू आती। पर ज्यादातर मैं अनजान बनने का नाटक करती। एक दोपहर जब मैं सो रही थी, मुझे महसूस हुआ कि वो चुपके से मेरे पास आया है। उसने बहुत धीरे से हरकत की। उसके होंठ मेरी गर्दन के पास काफी देर तक घूमते रहे, इतने जेंटल कि मैं उसे वापस किस करने ही वाली थी, पर वो खुद ही शर्मा गया और पीछे हटने लगा। मैंने भी बिना सोचे समझे थोड़ा सा उसकी तरफ झुकाव किया। उसकी सांस अटकी और उसने तुरंत मुझे किस कर लिया। इस बार का किस पहले से ज्यादा गहरा था। जब मैं उस एहसास में खोई हुई थी, उसका शरीर अकड़ गया और वो रुक गया। क्या हुआ? मैंने कंफ्यूजन में पूछा। उसकी आवाज अभी भी हाँफ रही थी और उसमें एक अजीब सी शर्म थी। फूगुई, वो छिप कर देख रहा है। मैंने कान लगाए तो सच में मुझे फूगुई की हल्की हल्की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। साथ में उसकी पूंछ के कालीन पर पटकने की आवाज भी। मेरा चेहरा तुरंत गर्म हो गया। लियू जान झटके से उठ बैठा, जमीन पर बैठे बालों के गोले की तरफ मुड़ा और शर्माते हुए गुस्से में बोला, आंखें बंद करो अपनी, ये बच्चों का मामला नहीं है, समझे? फुगुई ने इन किया और अपनी पूंछ और तेजी से हिलाने लगा। 2 महीने से ज्यादा हो गए। दवा और एक्यूपंक्चर बेकार नहीं गए। जब पतझड़ का मौसम आया तो मेरे सामने की धुंधली दुनिया में अब हल्की हल्की बनावट दिखने लगी थी। ये फसल कटाई का भी समय था तो लियू जान को आधे महीने के लिए साउथ में इंस्पेक्शन पर जाना पड़ा। वो बहुत टेंशन में था। जाते जाते 100 हिदायतें दे गया। मैंने फुगुई का पंजा पकड़कर खेलते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं 2-3 दिन के लिए अपनी पुरानी हवेली में रहने चली जाऊंगी। वहाँ फुगुई और डैड दोनों होंगे। तब जाकर वो बड़ी मुश्किल से माना। शायद मूड रिलैक्स होने की वजह से मेरी आंखों की रोशनी और तेजी से ठीक होने लगी। उस दिन सुबह सुबह मैं अपने बेडरूम में जागी। मैंने आदत के अकॉर्डिंग आंखें खोली। रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी पलकें फड़फड़ा गईं। मैंने आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे दोबारा खोली। बिस्तर के ऊपर नक्काशी का डिजाइन था जो साफ नहीं था। मच्छरदानी हरे रंग की थी। सुबह की जो रोशनी अंदर आ रही थी वो बहुत कोमल लग रही थी। मैं झटके से उठ बैठी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा। मैं देख सकती थी। मैं खिड़की के पास रखे ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ी। शीशे में एक पीली सी धुंधली परछाई थी। वो मैं थी। मैंने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगलियों को एक एक करके देखा। एकदम साफ। फुगुई, मैंने आवाज दी। वो पीला कुत्ता जो लेटा हुआ था उसने तुरंत सिर उठाया। उसकी काली आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी पूंछ जमीन पर थप थप कर रही थी। ये सच में फुगुई था, वैसा ही पीला, कान थोड़े झुके हुए, जैसा लियू जान ने बताया था। हर कोना जिसे मेरी उंगलियों ने कभी छुआ था अब मेरे दिमाग की इमेज के साथ मिल रहा था, पर ये अलग था। रंग इतने चमकीले होते हैं, रोशनी और परछाइयां इतनी साफ होती हैं। जब डैड ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आए, मैं अभी भी बिस्तर पर शौक में बैठी थी। उन्होंने देखा कि मैं उनके हाथ में रखे दलिया के कटोरे को बिना पलक झपकाए घूर रही हूँ तो उनके हाथ कांपने लगे। आची, बेटी, तुम देख सकती हो? उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने सिर हिलाया। मेरे गले में कुछ अटक गया था। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। डैड एक पल के लिए रुके। उनके हाथ से कटोरा धड़ाम से टेबल पर गिरा। वो कुछ ही कदमों में मेरे पास आए, मुझे पकड़ा और जोर जोर से रोने लगे। वो कमांडर जिसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं, बच्चों की तरह रो रहा था। जब वो रोकर थक गए तो उन्होंने आंसू पोंछे। रोते रोते हंसने लगे। बहुत अच्छा, मेरी बेटी देख सकती है।
ये कहकर वो तुरंत बाहर भागे। मुझे तुरंत पैलेस में खबर भेजनी होगी। बाद में मैंने नौकरों से सुना कि उस दिन डैड और एम्परर स्टडी रूम में एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए थे। जल्द ही आंटी लूवी ने मुझे पैलेस बुलवाने के लिए खून भेज दिया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ पकड़ा, मेरी आंखों में ध्यान से देखा और मेरे हाथ के पीछे हल्के से थपथपाया। चलो गार्डन में घूमते हैं। मैं उनके पीछे पीछे चली। फेंगई पैलेस का गार्डन। पहली बार मैं इसे इतनी सफाई से देख रही थी। वो नकली पहाड़, वो पानी की धारा, वो फूल और पत्तियां जिन्हें मैं पहले सिर्फ सूंघकर और छूकर पहचानती थी। मुझे एक फूल की टहनी दो, ये उससे अलग है जो तुमने पहले देखी है। मैंने उसे लिया। एक छोटा सा पीले रंग का फूल खिला हुआ था। खुशबू मीठी और कोमल थी। ये उस याद से बिल्कुल अलग था जिसमें मैं सिर्फ खुशबू महसूस कर सकती थी जो मैं देख रही थी। उसने उस मिठास को और भी रियल और कंप्लीट बना दिया था। ये गुई हुआ फूल है। आंटी लुई की आवाज शांत थी। उन्होंने एक और टहनी उठाई। उस पर हल्के बैंगनी रंग के 2-3 फूल लटक रहे थे और ये मुंह फुरुंग है। मैं उन्हें टहनियां काटते हुए देखती रही। उनका अंदाज बहुत एलिगेंट और शांत था। मेरी नजर उनकी आंखों के कोनों पर पड़ी हल्की झुर्रियों पर गई। तो आंटी लुई ऐसी दिखती हैं जैसा सोचा था, वैसी भी और उससे अलग भी मैं देख सकती थी। पूरी दुनिया मेरे सामने खुल गई थी। जिस दिन लिू जान वापस आया वो सफर से थका हुआ लग रहा था। वो तेजी से कमरे में आया। उसके जूतों पर अभी भी बाहर की धूल लगी थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी। आवाज सुनकर मैंने सिर उठाया। तेज धूप उस पर पड़ रही थी। मैंने उसे बहुत ध्यान से हर एक इंच देखा। ऊंची भवें, तीखी नाक, मजबूत जॉलाइन और उसके होंठ किस करने लायक लग रहे थे। तो ये है लिू जान। वो ऐसा दिखता है। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी परछाई मुझ पर पड़ी। उसकी बेचैन नजरें मेरी आंखों में गहराई तक झांक रही थी। तुम सच में देख सकती हो? मैंने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। बस उसे ध्यान से देखती रही। उसकी भवें, उसकी आंखें, उसके थोड़े फटे हुए होंठ। मैं इस क्लैरिटी को, इस जिंदादिली को अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती थी। वो मेरे इस तरह घूरने से नर्वस हो गया। उसकी आंखें एक पल के लिए भटकी और फिर तुरंत वापस मुझ पर आ गईं। क्या देख रही हो? उसने आदत के अकॉर्डिंग अकड़ दिखाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में वो दम नहीं था। आखिर में कांप गई। मैं अभी भी उसे देखती रही। धीरे धीरे मुस्कुराई जब तक मेरी आंखें छोटी नहीं हो गईं। तुम्हें देख रही हूँ, ये 3 शब्द पता नहीं उसके दिल में कहाँ जाकर लगे। लिू जान की आंखों के कोने तुरंत लाल हो गए। उसने तेजी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंखें रगड़ी। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। जब वो वापस मुड़ा तो उसकी आंखें नम थी। नाक का सिरा लाल था। आची। उसने मेरा नाम लिया। उसकी आवाज फटी हुई थी और गले में एक सिसकी अटकी थी। फिर उसने अपनी बाहें फैलाईं। किसी चीज की परवाह किए बिना आगे बढ़ा और मुझे कसकर गले लगा लिया। इतना कसकर कि मेरा दम घुटने लगा। उसका सिर मेरे कंधे पर जोर से दबा हुआ था। थोड़ा दर्द हो रहा था। मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पर मैं उसके कांपते हुए शरीर को महसूस कर सकती थी और उस नमी को भी जो मेरे कॉलर पर फैल रही थी। वो रो रहा था, मेरे लिए रो रहा था। मेरे दिल की गहराई में कुछ चुभा। एक अजीब सा दर्द उठा। मेरी आंखों के कोने भी गर्म हो गए। मैंने अपना हाथ उठाकर धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाई। एक लय में थपथपाया। मैं देख सकती हूँ। मेरे इतना कहते ही वो और जोर से रोने लगा। उसके आंसू और नाक शायद मेरे कंधे पर पूरी तरह फैल गए होंगे। मैं सोच ही रही थी कि उसे अपनी इमेज बचाने के लिए टोकूं या नहीं कि अचानक वो सिसका, सिर उठाया और उसकी नाक से एक बुलबुला निकला। वो उसकी सांस के साथ फूल रहा था। उसकी नाक के सिरे पर कांप रहा था। मैं रुक गई। वो भी रुक गया। हमारी आंखें मिली और वो बुलबुला पॉप करके फूट गया। ठंडी बूंदें मेरी नई ड्रेस पर आ गिरी। मैंने अपने कॉलर पर पड़े गीले निशान को देखा। फिर सिर उठाकर उसकी लाल आंखों और शौक वाले चेहरे को देखा। मैं जोर से हंस पड़ी। लिू जान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आची, हंसना मत। उसने दांत पीसे, पर उसके कान लाल हो चुके थे। मैंने होंठ भींचे, पर मेरे कंधे अभी भी कांप रहे थे। उसने मुझे गुस्से से घूरा, हाथ बढ़ाया जैसे वो उसे पोंछना चाहता हो, पर रुक गया। आखिर में उसने अकड़ कर सिर उठाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या देख रही हो? कभी देखा नहीं क्या? देखा है, मैंने सोचा, पर क्राउन प्रिंस को नाक से बुलबुला निकालकर रोते हुए कभी नहीं देखा। जाहिर है ये मैंने बोला नहीं। बस आंखें सिकोड़कर मुस्कुराती रही और उसकी इस बेइज्जती को अपनी आंखों में और दिल में हमेशा के लिए कैद कर लिया। जब से मेरी आंखें ठीक हुई थीं, लिू जान अजीब तरह से बदल गया था। वो कपड़े पहनकर सोने लगा था। आपको पता होना चाहिए कि पहले वो सोते समय कपड़े नहीं पहनता था। आधी रात को जब मैं हाथ बढ़ाती तो मुझे उसकी मजबूत गर्म मसल्स महसूस होती, जैसे कोई गर्म हीटर हो। पर अब वो सिर से पांव तक नाइट गाउन पहनता था। कॉलर का हर बटन बंद होता और डोरी पर ऐसी गांठ लगी होती जैसे वो कभी खुलेगी ही नहीं। पहले जब मैं देख नहीं सकती थी तब वो खुला घूमता था, और अब जब मैं देख सकती हूँ तो आंखों को सुकून भी नहीं मिल रहा। रात को जब हम लेटे, मैंने जानबूझकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे सहलाया। जैसे ही मेरी उंगलियां कपड़े से छुई, वो ऐसे उछला जैसे उसे सुई चुभ गई हो। क्या कर रही हो? अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी। बस थोड़ा छू रही हूँ। नहीं छू सकती क्या? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर कंबल खींचकर ढक लिया और सो गया। मैं हार नहीं मानने वाली थी। मैं घुटनों के बल उसके पास गई और सीधे उसके नाइट गाउन की डोरी खींच दी। लिू जान एकदम स्टैचू बन गया। उसने अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आवाज घबराई हुई थी। आची, तुम अब एक गुंडी बन गई हो क्या? मैं कुछ सीख गई हूँ, मैंने सीना चौड़ा करके जवाब दिया। और वैसे भी हम इतने समय से पति पत्नी हैं, क्या हमें अपने कमरे में नहीं जाना चाहिए? मैंने उसका हाथ हटाया और सीरियस होकर कहा, अगर दूसरों को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? यही कि हमारे बीच प्यार नहीं है, या फिर आप में दम नहीं है। मैंने उसके कान में फुसफुसा कर कहा। वो रुक गया। उसकी सांसें साफ तौर पर भारी हो गईं। मुझे
मुझे छेड़ना बंद करो। उसकी आवाज फटी हुई थी। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ ढीली होने लगी। मैंने मौके का फायदा उठाकर उसका कॉलर खोला। मेरी उंगलियों ने उसकी गर्म स्किन को छुआ। उसने अपनी आखिरी कोशिश में कॉलर को कसकर पकड़ा। फुगुई कहाँ है? वो साइड वाले कमरे में सो रहा है। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। वो अब तक गहरी नींद में होगा। मैंने पूरी तैयारी के साथ धीरे धीरे जवाब दिया। लिू जान ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में कुछ देर तक हिचकिचाहट थी, जैसे उसने हार मान ली हो। उसने हाथ छोड़ दिया और तकिए पर ऐसे गिरा जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। ठीक है, जो मर्जी करो। लग रहा था जैसे वो मजबूर है, पर उसकी आवाज में छिपी एक्साइटमेंट मुझसे छुपी नहीं थी। उसके बाद सब कुछ बेकाबू हो गया। मेरे उड़ते हुए होश के बीच उसने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में कसकर फंसा ली। पर्दे पर बांस की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई गीली पेंटिंग हो जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। पता नहीं कितनी देर बीती। तूफान शांत होने लगा। पसीने से भीगे बाल मेरे गालों पर चिपके हुए थे, जिससे खुजली हो रही थी। मेरी भी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं अनजाने में अपने बालों में उलझे उसके काले बालों से खेल रही थी। कुछ देर सांस लेने के बाद वो धीरे धीरे उठा। उसकी आंखें अभी भी मेरे चेहरे पर टिकी थीं। मैंने अपना बेजान हाथ उठाया और धीरे धीरे उसके चेहरे को सहलाया। मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसकी भवों से होती हुई उसकी आंखों तक गईं, जिनकी नोक हल्की सी ऊपर उठी हुई थी। अब उसकी आंखों में वो अकड़ नहीं थी, एक नमी थी। फिर नाक की हड्डी पर, जो एक पहाड़ की तरह सीधी थी, और आखिर में होंठों के कोनों पर, जो पहले से ज्यादा लाल थे। मैं उसे ध्यान से देख रही थी, जैसे मैं इस छुअन को उस साफ तस्वीर के साथ मिला देना चाहती हूँ जो अब मैं देख सकती थी। उसने मुझे अपनी मर्जी से खुद को छूने दिया। उसका गला हल्का सा ऊपर नीचे हुआ। पसंद है? अचानक मैंने पूछा। क्या पसंद है? उसकी आंखों में एक चमक आई। तुम मुझे देख रही हो? उसकी आवाज अभी भी फटी हुई थी। मैं मुस्कुराई। मेरी आंखें छोटी हो गईं। मेरी उंगलियां उसके होंठों के कोने पर थीं। पसंद हो तुम? वो एकदम रुक गया। अचानक उसकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसे हजारों पटाखे एक साथ फूट गए हों, एक साथ खिल उठे हों। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी परफेक्ट थी। पर्दे के अंदर की गर्माहट बढ़ रही थी। जब लिू जान 5 साल का था, उसने पड़ोस वाले अंकल शू की बेटी को नोटिस किया। वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब भी निकलती, बस घर के सामने वाले पुराने पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रहती। दूसरे बच्चों की तरह भागती दौड़ती नहीं थी। लिू जान गैंग का लीडर था। हमेशा बच्चों को लेकर पेड़ पर चढ़ता, पानी में खेलता। उस दिन अचानक वो उसके पास गया। बड़ों की तरह हाथ कमर पर रखकर पूछा, तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें धुंधली थीं, किसी पर फोकस नहीं कर रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया, हवा की आवाज सुन रही हूँ। लिू जान रुक गया। हवा की आवाज में सुनने जैसा क्या है? उसने सोचा, जब चेहरे पर लगती है तो दर्द होता है। बाद में उसने अपने माँ बाप को आहें भरते हुए सुना कि शू घर की बच्ची की आंखें खराब हैं, इलाज मुश्किल है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। एक दिन उसके डैड और अंकल शू को किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, तो वो आंची को उनके घर छोड़ गए। लिू जान को लगा कि ये लड़की बहुत सीधी है, इसे किसी की देखभाल की जरूरत है। तो उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। है, तुम मुझे बड़ा भाई बुलाओ, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आंची ने बिना हिचकिचाए उसकी तरफ मुड़कर गर्दन टेढ़ी की और कहा, जान गेगे बड़ा भाई जान। जान गेगे शब्द इतने मीठे और नरम थे कि सुनकर लिू जान का दिल पिघल गया। उसे एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। चलो भाई तुम्हें मिठाई खिलाएगा। उसने आंची का हाथ पकड़ा और अपनी चाल धीमी कर ली। अगले 3 दिनों तक आंची जहाँ भी जाती, जान गेगे मुझे पानी पीना है, जान गेगे मुझे भूख लगी है, बुलाती रहती। लिू जान अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता, पानी का टेम्परेचर चेक करता, चौखट पर उसे सावधान करता। यिनली उसकी माँ अपने छोटे से बेटे को, जो अचानक इतना व्यस्त हो गया था, देखकर मुस्कुराई। तुम तो बदल गए हो, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना सीख गए हो। लिू जान के कान लाल हो गए। उसने अकड़कर जवाब दिया, वो मुझे भाई बुलाती है तो मुझे उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। दिल ही दिल में उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। बड़ा भाई बनना इतना भी बुरा नहीं था। चौथे दिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। बड़े लोग मजाक में बच्चों के जन्मदिन की बात करने लगे। बात बात में पता चला कि आंची तो लिू जान से कई महीने बड़ी है। लिू जान के हाथ में रखी चॉपस्टिक रुक गई। उसने अपने बगल में बैठी आंची को देखा, जो छोटे छोटे निवाले चबा रही थी। वो भी शायद रुक गई थी। उसकी धुंधली आंखें झपक रही थी। खाना खाने के बाद लिू जान ने आदत के अकॉर्डिंग उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर आंची ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी धीमी आवाज में एक हिचकिचाहट थी, जान अब तुम भाई नहीं हो। लिू जान का दिल डूब गया। उसने अकड़कर कहा, कुछ महीने बड़ी हो तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुमसे लंबा दिखता हूँ। आंची ने बहस नहीं की, बस चुपचाप उसे देखती रही। लिू जान को इस तरह घूरने से घबराहट होने लगी। वो कुछ देर बड़बड़ाता रहा, फिर आखिर में बोला, ठीक है, जो बुलाना है बुलाओ। ये कहकर उसने आदत के अकॉर्डिंग फिर भी उसका हाथ पकड़ लिया। जब वो घूमकर आंगन में बैठी तो उसका बर्ताव वैसा ही रहा। पानी देना, चाय उठाना, चौखट पार करते समय सावधान करना, सब कुछ नॉर्मल था। बस बड़े भाई वाला गर्व टूटकर बिखर गया था। वो थोड़ा चिढ़ गया था, पर जब उसने आंची को शांति से उसके हाथ से दिया पानी पीते देखा, उसका चेहरा इतना मासूम लग रहा था कि उसकी सारी चिढ़ गायब हो गई। छोड़ो भी, उसने मन में सोचा, भाई नहीं बन सकता तो भी उसका ख्याल तो रखना ही है। उसने खुद से ही वादा कर लिया था। ये सेवा करने का काम वो करता रहा, कई सालों तक करता रहा और पूरी जिंदगी करना चाहता था। जब दोनों 12-13 साल के हुए, लिू परिवार उतना बड़ा नहीं रहा था। नौकर चाकर कम हो गए थे। बड़े लोग ज्यादातर लड़ाई पर रहते थे। आंची अभी भी लिू परिवार के घर में ही रहती थी। लिू जान पर पढ़ाई के लिए सख्ती की जाने लगी थी। टीचर एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले विद्वान थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उस दिन वो बुक ऑफ ओड्स से एक कविता पढ़ा
पढ़ा रहे थे। लिू जान ने सुना नदी के टापू पर एक चिड़िया गा रही है। उसके दिल में जैसे कुछ हुआ। टीचर ने बताया कि ये एक पुरुष के स्त्री के प्रति प्रेम के बारे में है। लिू जान के दिमाग में आची का चेहरा घूम गया। वो परछाई जो खिड़की के पास चुपचाप बैठी रहती थी, पहली बार उसने कविता की वो 2-3 लाइनें बार बार दोहराई। क्लास खत्म होने के बाद वो उस गर्म कविता को याद करते हुए तेजी से पीछे वाले गार्डन की तरफ भागा। वसंत का मौसम था। धूप इतनी अच्छी थी कि आलस आ रहा था। जैसे ही वो चांद वाले गेट से गुजरा, उसने आची को एक बड़े आड़ू के पेड़ के नीचे पत्थर की बेंच पर बैठे देखा। आड़ू के फूल ऐसे खिले थे जैसे उसके सिर पर गुलाबी बादलों का छत्र हो। हवा चली, पंखुड़ियां झड़कर उसके बालों पर गिरी, पर उसे पता ही नहीं चला। उसने बस हल्का सा सिर उठाया, हवा और खुशबू को महसूस किया। उसका मासूम चेहरा, उसकी पतली गोरी गर्दन। लिू जान के कदम रुक गए। कविता से जगी वो हलचल अब एक बड़ी लहर बन गई थी। उसे अपने दिल के जोर जोर से धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और जानबूझकर जोर से कदम रखते हुए उसके पास गया। हे आची। वो मुड़ी, गर्दन थोड़ी टेढ़ी की। उसकी धुंधली आंखें उसकी तरफ थीं। हम लिू जान ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने खांसकर अपनी घबराहट छिपाई। आज टीचर ने एक कविता सिखाई। कैसी कविता? एक बहुत अच्छी कविता। उसने कहीं और देखा। उसके कान गर्म हो गए थे। तुम्हें सुनाऊं? उसने सिर हिलाया। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। सुनाओ। लिू जान सीधा खड़ा हुआ, एक गहरी सांस ली और शुरू किया। नदी के टापू पर एक चिड़िया गा रही है। पहली लाइन तो ठीक ठाक निकल गई, पर जब वो एक नोबल वुमन जेंटलमैन की सही जोड़ी है पर पहुंचा तो उसकी नजरें बिना चाहे उसके चेहरे पर टिक गईं। धूप टहनियों के बीच से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो ध्यान से सुन रही थी। उसकी लंबी पलकें हल्का सा कांप रही थीं। वो फूल की पंखुड़ी अभी भी उसके बालों में अटकी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। लिू जान का गला सूख गया। आगे क्या था उसे चाह पर पा न सका। जागते सोते बस उसी का ख्याल। उसकी आवाज अनजाने में धीमी और फटी हुई हो गई। उसका दिमाग खाली हो गया। बस उसके सामने उसकी तस्वीर थी और दिल में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वो बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए आखिरी लाइन खत्म की। पूरे आंगन में शांति थी, बस हवा की आवाज थी। आची कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बहुत सुंदर है। उसने अपना हाथ हवा में बढ़ाया। आड़ू की एक पंखुड़ी उसकी हथेली पर आ गिरी। उसने मुट्ठी बंद कर ली। उस हल्के से एहसास को महसूस किया। लिू जान ने उसकी बंद मुट्ठी को देखा, फिर उसके गाल के पास अटकी गुलाबी पंखुड़ी को। पता नहीं क्या सूझा। उसने हाथ बढ़ाकर उस पंखुड़ी को बहुत धीरे और तेजी से हटा दिया। उसकी उंगलियां उसके बालों से छुईं और उसे ऐसा करंट लगा कि उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। अचानक उसे गुस्सा आ गया। उस टीचर ने और कुछ नहीं सिखाया, यही सिखाना था। उसके दिल की सारी अनकही फीलिंग्स को बाहर निकाल दिया। आची बस सिर उठाकर हवा और धूप को महसूस करती रही। लिू जान उसके बगल में बिना कुछ बोले खड़ा रहा। कविता की वो चिड़िया उसके दिल में और जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ा रही थी। और इसी के साथ खत्म होती है लिू जान और आची की ये सुपर क्यूट और थोड़ी सी क्रेजी लव स्टोरी। जब प्यार सच्चा और थोड़ा सा पागलपन वाला हो ना, तो वो किसी न किसी तरह अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। लिू जान का बरसों का इंतजार और उसका कुत्ता बनने वाला प्यार आखिर में काम आ ही गया। वैसे आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आपको लिू जान का अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती वाला एटीट्यूड सबसे ज्यादा क्यूट कब लगा। अगर स्टोरी पसंद आई तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली मजेदार कहानी मिस ना हो जाए। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय गाइज।